हेलो गाइज, मेरा नाम रजनीश कुमार है और स्वागत है आपके और अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे और यहाँ हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी। आज हमारा जो डिस्कशन रहेगा फार्माकोग्नोसी का और उसके अंतर्गत हम लोग इन तमाम क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वह है गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट इज डन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यानी गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट आखिर किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? टेनिन। और टेनिन का और कौन कौन से टेस्ट के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है? गोल्ड बीटर्स तो हो ही गया, जिलेटिन टेस्ट होता है, फिनोजेन टेस्ट होता है और इसके साथ ही साथ टेस्ट फॉर कैटेकिन होता है और इसके साथ ही साथ इसमें क्लोरोजेनिक टेस्ट फॉर क्लोरोजेनिक एसिड। ये इन तमाम टेस्ट के माध्यम से टेनिन को आइडेंटिफिकेशन करने का काम इन टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। और टेनिन की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इसमें नाइट्रोजन जो एटम जो होता है वह नहीं पाया जाता है और ना ही यह क्रिस्टलाइन होता है, ना नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये अल्कोहल है, वाटर है, डाइल्यूट एल्कली है, उन सभी में क्या है? ये इजीली सॉल्यूबल है। और इसके साथ ही साथ टेनिन जो है उसको अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हाइड्रोलाइज, नॉन हाइड्रोलाइज अर्थात हाइड्रोजेबल, नॉन हाइड्रोजेबल टेनिन्स और स्यूडोटेनिन्स, इन तीन पार्ट्स में कैटेगराइज इसको बेसिकली किया गया है, बेसिकली उनके रिंग्स के आधार पर। और यदि हम लोग बात करें कि टेनिन्स की तो हम लोगों ने देख ही लिया कि इसमें जो टेनिन जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें थी टेनिन के बारे में। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? दूसरे क्वेश्चन की। वह है डैश इज अ क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, यानी वह कौन से क्लास ऑफ ड्रग्स है या वह कौन सा क्लास ऑफ ड्रग्स है जिसका यूज हम लोग हाई ब्लड प्रेशर को क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए करते हैं। हम सभी परिचित हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड का बढ़ना घटना ही हाई ब्लड प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर के रूप में जाना जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेसिकली यहाँ क्लास ऑफ ड्रग्स क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये क्लास ऑफ ड्रग्स है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की यदि दोस्तों यहाँ पर बात आई है तो हम लोग जानते हैं कि रावल्फिया जो कि एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम बेसिकली यह करता है। रावल्फिया की यदि हम लोग बात करें तो इसकी फैमिली जो है वो क्या है? एपनोसाइनेसिया। और इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है अर्थात इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? रावल्फिया सर्पेंटिना इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रावल्फिया जो है वो 30 तरह के डिफरेंट टाइप्स के एल्कोलाइड्स, आगे हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि एल्कोलाइड्स क्या होते हैं। तो 30 डिफरेंट टाइप्स के एल्कोलाइड्स को कंसिस्ट करता है अर्थात रावल्फिया के अंतर्गत आते हैं। और उसमें से 3 इंपॉर्टेंट हमारे क्या हैं? एल्कोलाइड्स है रावल्फिया के अंतर्गत। पहला है सर्पेंटिना, दूसरा है रिसरपाइन, तीसरा क्या है? एजामाइलिसिन। तो यदि हम लोग बात करें कि एजलामाइसिन, एजामाइलिसिन, तो इसका बेसिकल यूज कहाँ किया जाता है? एंटी एरिथमेटिक, अर्थात जब कभी जो हार्ट बीट है वह इरेगुलर हो जाता है, प्रॉपर वे में हार्ट बीट नहीं वर्क कर रहा होता है, तब यहाँ पर एजामाइलिसिन का उपयोग बेसिकली किया जाता है। और यदि हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर किसकी एक बात आई थी? रिसरपिन की बात आई थी। तो रिसरपिन जो है, जो इम्पोर्टेंट एल्कोलाइड है रावल्फिया के अंतर्गत, उसका उपयोग कैसे किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है बेसिकली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की यदि हम लोग बात करें तो उसमें यूज किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? जो हमारा CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, वहाँ पर डिप्लेशन ऑफ क्या होता है? अमाइंस की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है, कम हो जाती है और इससे कहीं ना कहीं यह क्या इफेक्ट शो करता है? सेडेटिव एंड ट्रैंक्युलाइजर इफेक्ट इसके माध्यम से वो शो करता है और जिससे कि
साइकेट्रिक जो डिसऑर्डर होते हैं उसको बेसिकली ये कंट्रोल करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। और इसमें साथ ही साथ चाहे एंटी हाइपरटेंसिव एज अ एंटी हाइपरटेंसिव तो वर्क करता ही है, और इसके साथ ही साथ न्यूरो साइकेट्रिक अगर डिसऑर्डर भी है तो उसको भी सही करने का कार्य बेसिकली यहाँ पर इस एंटी हाइपरटेंसिव क्लास ऑफ ड्रग्स के माध्यम से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वह है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एलोए इज आर डैश 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 डैश। यहाँ पर एलोए की बात हुई है। आप सभी जानते हैं कि एलोए बेसिकली क्या होता है, एलोवेरा ही है। और यह पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल सोर्स क्या है एलोए का। तो हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजिकल सोर्स जो एलोए का है उसकी स्पीसीज डिफरेंट टाइप्स की हैं, जिसमें है पहला क्या, एलोए बार्बेडेंसिस, एलोए पेरी, एलोए फोरेक्स मिलर विथ इट्स हाइब्रिड एलोए अफ्रीकाना। तो ये 4 स्पीसीज से मिलकर बायोलॉजिकल सोर्स एलोए का बेसिकली बनता है। और एलोए की यदि यहाँ पर बात आई है तो हम लोग देख लेते हैं इसका यूज़ क्या होता है। तो एलोए हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से एलोवेरा जो आज व्यापक स्तर पर और कोविड-19 में भी इसका उपयोग लोगों द्वारा किया जा रहा था। तो एलोए जो है वह बेसिकली हम सभी देखें तो एलोइन और इसके साथ ही साथ एलोइसिन 2 रूपों में हम लोग को देखने को मिलता है। एलोइसिन क्योंकि एलोए जो है यह बेसिकली सी टाइप के ग्लाइकोसाइड और उसके साथ ही साथ जो रेजिन कंपाउंड्स होते हैं उसके रूप में एलोए, यानी कि एलोए में सी टाइप का ग्लाइकोसाइड और रेजिन ये दोनों ही उसका कंपाउंड पाया जाता है। तो इसी में आता है क्या, एलोइसिन। एलोइसिन क्या है, बेसिकली एक रेजिन है। और रेजिन हम सभी जानते हैं कि बाय प्रोडक्ट होता है, बेसिकली प्लांट और एनिमल्स का हो सकता है। तो उसी में एलोइसिन की बात होती है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जैसे सन्ना का यूज किया जाता है। और अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह फिर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जिसमें ग्रिपिंग इफेक्ट हो या डायरिया जैसी प्रॉब्लम बेसिकली हो सकती है। इसीलिए इसका उपयोग कार्मिनेटिव और एंटीस्पोस्मेडिक के साथ किया जाता है, ताकि ग्रिपिंग इफेक्ट और साथ ही साथ हमने बात किया कि डायरिया की प्रॉब्लम ना हो। और इसमें एक और चीज़ आया था, वो आया था हमारा एलोइन। एलोइन भी एलोवेरा के ही तहत महत्वपूर्ण उसका कंस्टिट्यूएंट है, और ये 3 आइसोमर्स में बेसिकली पाया जाता है। और इसमें बाबेलोइन जो है वह इंपॉर्टेंट आइसोमर है, क्योंकि वह सभी स्पीसीज में लगभग, जैसा हमने बात किया कि एलोए बार्बेडेंसिस हो, चाहे एलोए पेरी हो, चाहे एलोए हमारा फोरेक्स हो, एलोए फोरेक्स मिलर विथ इट्स हाइब्रिड एलोए अफ्रीकाना हो, इन तमाम में बार्बेलोइन जो है वो क्या है, पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ एलोए, जैसा कि हम सभी जानते हैं एलोवेरा, उसका उपयोग हर तरह से किया जाता है, चाहे कहीं वाउंड हो, चाहे कहीं किसी प्रकार का बर्न हो गया हो अर्थात जल गया हो। और इसके साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड जिस प्रकार के भी डिसऑर्डर्स होते हैं वहाँ पर एलोए का उपयोग किया जाता है। और हर्बल कॉस्मेटिक्स की बात हो, लोशंस की बात हो, वहाँ पर इसका उपयोग बेसिकली किया जाता है। और यदि हम लोग बात करें एलोए की, तो हम सभी जानते हैं कि यह बेसिकली लीफ जो हमारी पत्ती होती है उसके पार्ट्स से यह बेसिकली हमें प्राप्त होता है। तो यह थी तमाम बातें हमारी एलोए के बारे में। आइए दोस्तों हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वह है हमारा स्पागुला। और स्पागुला बिलोंग्स टू द फैमिली डैश डैश डैश। यह बोल रहा है कि स्पागुला जो है वह किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो प्लांटेजिनेसिया। यह प्लांटेजिनेसी यह इसकी फैमिली है। और स्पागुला जो बेसिकली है यहाँ पर यह बाजार में हमें सीड्स के फॉर्म में और हस्क के फॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन सीड्स के फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल मार्केट में हमें नहीं मिलता, क्योंकि यह काफ़ी महंगा होता है, तो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और स्पागुला की बात आई है तो अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो प्लांटेगो ओवाटा इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ड्राई सीड्स ऑफ प्लांटेगो
ओहाटा, वहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। और इसके साथ ही साथ स्पागुला प्लांटेगो ओहाटा है। और अगर यदि हम लोग इसका शेप भी देखेंगे तो बोट टाइप का इसका शेप होगा और इसका कलर किस प्रकार का होगा, ब्राउन कलर होगा। और ऑर्डर नन होगा, किसी भी प्रकार का नहीं होगा। और इसका जो टेस्ट होगा वो म्यूसिलेजीनियस होगा, अर्थात क्योंकि स्पागुला जो है सीड्स जो है उसमें क्या पाया जाता है, बेसिकली म्यूसिलेज पाया जाता है, 10% म्यूसिलेज पाया जाता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इस म्यूसिलेज में भी 2 कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि सैकेराइड्स बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है और 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। उसी में से स्पागुला जो है वो म्यूसिलेज जो है वो 2 कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। और उसी में बेसिकली 2 पेंटोज और एल्डी बायोनिक एसिड हमारा ये पॉलीसैकेराइड के रूप में उपस्थित रहता है। और इसको फर्दर हाइड्रोलाइज भी किया जाता है, पेंटोसन को भी और एल्डी बायोनिक एसिड को भी। और ये तो बात हुई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डर, कलर, टेस्ट की। इसकी यूजेस की यदि हम लोग बात करें, स्पागुला जैसा मैंने बताया कि यह सीड्स के फॉर्म में और हस्क के फॉर्म में हमें मिलता है। तो इसका यूज अगर हम देखें एज अ डिमल्सेंट, एज अ डिसेंट्री, अर्थात डिसेंट्री की प्रॉब्लम हो, हमें यदि डायरिया की प्रॉब्लम हो वहाँ इसका यूज किया जाता है। और इसके साथ ही साथ लैक्सेटिव एंड परगेटिव में भी इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर किसी प्रकार की क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, लैक्सेटिव ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है और डाइजेशन है, उसमें भी यह हेल्प करने का काम करता है। यानी डिमल्सेंट हो गया, डिसेंट्री हो गया, ड्यूडेनल अल्सर हो गया, और एज अ हम लोग कहें तो सूदनिंग एजेंट भी काम करता है, जिससे हमारा जो स्टूल होता है वो स्मूथली फ्लो कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा रिसिनोलिक एसिड इज द चीफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ डैश डैश डैश। तो दोस्तों यहाँ पर बात आई है रिसोनिलिक एसिड कि ये आखिर किसका मेन चीफ कंपोनेंट है, यानी ये किस में बेसिकली पाया जाता है। तो ये पाया किस में जाता है, कैस्टर ऑयल में। और हम लोग यदि बात करें कैस्टर ऑयल, जैसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है कैस्टर ऑयल को, वही इसका क्या है, मेन एक्टिव चीफ कंस्टिट्यूएंट है, कंपोनेंट है। और कैस्टर ऑयल जो होता है क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑयल होता है। और वो क्या कंसिस्ट करता है, उसमें क्या होता है, ग्लिसराइड्स ऑफ रिसिनोलिक एसिड, जो लगभग 90% पाया जाता है। और इसके साथ और भी स्टीरिक भी और भी कंपाउंड, इसके साथ और भी चीजें इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं। और इसमें रिसिनोलिक एसिड जो है, इसका हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से जो जेलीज होती हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स होते हैं वहां पर इसका उपयोग बेसिकली किया जाता है। यहां पर हम लोग कैस्टर ऑयल का थोड़ा बात कर लेते हैं। कैस्टर ऑयल जो दोस्तों बेसिकली होता है वो येलो कलर का हमें देखने को मिलता है। यदि आप बाजार में भी जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा, और आप उसका फिगर भी इस यहाँ पर देख सकते हैं। और ये बीज के फॉर्म में बेसिकली हमें देखने को भी मिलता है। तो कैस्टर ऑयल जो है, यानी अरंडी का जो तेल है, इसका रिसिनोलिक एसिड इसमें मेन चीफ एक्टिव कंपोनेंट के रूप में बेसिकली यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह है हमारा ड्रैगन ड्रॉप्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डैश डैश। यानी इस टेस्ट का यूज हम लोग किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो हम लोग यदि बात करें तो इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, एल्कोलाइट्स का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बेसिकली हम लोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ एल्कोलाइड का टेस्ट हैगर्स टेस्ट हो, वैगनार्स टेस्ट हो, म्यूरेक्साइड टेस्ट हो, मेयर्स टेस्ट हो, इन तमाम टेस्ट का यूज करके आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड्स किया जाता है। तो एल्कोलाइड्स की बात आई है, तो एल्कोलाइड्स के बारे में हम लोग कुछ बातों को यहां पर देख लेते हैं। एल्कोलाइड्स बेसिकली दोस्तों है क्या, ये ड्राइव्ड है किससे, अमाइनो एसिड से। और हम सभी जानते हैं कि अमाइनो एसिड्स है तो कहीं ना कहीं इसका एल्कली प्रॉपर्टीज भी होगा। अमाइनो एसिड्स है
और इसी के बेस पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से अमाइनो कैरेक्टर के कारण जो वाटर में ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक एल्केलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, क्षारीय सॉल्यूशन हमें देने का काम करता है, क्योंकि ये डेराइव हुआ है कहाँ से, अमाइनो एसिड से डेराइव हुआ है। और इसमें क्योंकि अमाइनो एसिड है, इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स वी कैन डिवाइड इट, कितने में, 3 में इसको हम लोग क्लासीफाई डिवाइड बेसिकली कर सकते हैं। पहला क्या आता है, ट्रू एल्कोलाइट्स, दूसरा क्या आता है यहाँ पर, प्रोटो एल्कोलाइट्स, और तीसरा क्या आता है, सूडो एल्कोलाइट्स। तो इन 3 तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें तो इनको अदर क्लासिफिकेशन भी बेसिकली यहाँ पर किया गया है। किसके बेसिस पे, हम लोग देखें टैक्सोनॉमिकल ओरिजिन के बेसिस पे, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है उसके बेसिस पे, इसके साथ ही साथ केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पे, इन तमाम आधारों पर भी इसको क्लासीफाई करने का काम बेसिकली किया गया है। चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है हमारा द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय मतलब दिया गया। तो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वह किसके द्वारा बेसिकली दिया गया। तो फार्माकोग्नोसी यदि हम लोग बात करें तो फार्माकोग्नोसी 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस गिग्नोस्को। फार्माकोन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, मेडिसिन, ड्रग, और गिग्नोस्को का क्या मतलब होता है, टू एक्वायर नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी ड्रग से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज को हम लोग एक्वायर करेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, फार्माकोग्नोसी कहेंगे। और ये टर्म किसके द्वारा दिया गया, C.A. सिडलर द्वारा इस टर्म को दिया गया। और यदि हम लोग बात करें फार्माकोग्नोसी होती क्या है, तो जो भी क्रूड ड्रग है, यानी जो भी कच्चा हमें मेडिसिन अगर हमें प्राप्त होता है, तो चाहे वो एनिमल से प्राप्त हो, चाहे वो प्लांट से प्राप्त हो, चाहे मिनरल से प्राप्त हो, तो उसकी स्टडी बेसिकली हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत अंडर द फार्माकोग्नोसी स्टडी करते हैं। और उसमें किस प्रकार का कंपोनेंट, कंस्टिट्यूएंट, जो मेन कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट है, उपस्थित है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोग्नोसी। चलिए आइए अगला और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं, वह है हमारा डैश इज द फादर ऑफ होम्योपैथी। आप सभी होम्योपैथी से भली भांति परिचित होंगे, और हम लोग फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत यदि बात करें तो फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें कि हम लोग किसकी बात करते हैं, आयुर्वेदा सिस्टम की बात करते हैं, यूनानी सिस्टम की बात करते हैं, सिद्धा सिस्टम की बात करते हैं, चाइनीज सिस्टम की बात करते हैं, होम्योपैथी सिस्टम की बात करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में से ही एक सिस्टम कौन सा है हमारा, होम्योपैथी। और होम्योपैथी की यदि दोस्तों हम लोग बात करें तो 18वीं सेंचुरी में बेसिकली ये डेवलप्ड हुआ। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जो कि यहाँ क्वेश्चन भी पूछा गया है कि फादर कौन था होम्योपैथी का, सैमुअल हैनमैन, इसीलिए उनको फादर भी यहाँ पर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है, क्योंकि उनके द्वारा ऑब्जर्वेशंस दिया गया। और ऑब्जर्वेशन किस बेस पर, प्लांट का ऑब्जर्वेशन किया, एनिमल का ऑब्जर्वेशन किया, मिनरल्स का ऑब्जर्वेशन किया, और उनसे एक्सट्रैक्ट्स निकाले, कुछ चीज़ों को निकाला, कुछ पार्ट्स को निकाला, और उन पार्ट्स के आधार पर उन्होंने अन ऑर्गेनन ऑफ द मेडिसिन एक नामक बुक लिखी अपनी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, जो कि उन्होंने प्लांट, एनिमल, मिनरल से एक्सट्रैक्ट्स के आधार पर उसमें वो सारे अपने ऑब्जर्वेशंस लिखे। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि होम्योपैथी में चाहे प्लांट की बात हो, जिसमें कि ओपियम का यूज किया जा सकता है, मैरीगोल्ड का यूज किया जा सकता है, एनिमल की यदि बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चाहे हनी भी हो गया, मतलब शहद, इन तमाम चीज़ों का उपयोग एज ए एक्सट्रैक्ट हम लोग बेसिकली होम्योपैथी के अंतर्गत करते हैं। और इस होम्योपैथी में जो बेसिकली ट्रीटमेंट का जो तरीका रहता है वो डिजीज़ पे फोकस नहीं होता है कि आपको क्या रोग है उसके आधार पर आपको दवाई दी जाएगी, या बिल्कुल फोकस नहीं रहता है। बेसिकली यहाँ पर लाइक क्योर्स लाइक, जो कि बेसिकली यहाँ पर इसमें सैमुअल हैनमैन द्वारा कहा गया। और इसके साथ ही साथ सिम्टम्स, जो भी आपके लक्षण होंगे उनके आधार पर यहाँ पर इसमें मेडिसिन
डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, दी जाती है, और इसमें सिम्टम्स ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसके माध्यम से यहाँ पर दवाई देने का कार्य इसमें किया जाता है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के कंसेप्ट, चाहे प्रूवर, प्रूविंग जैसे कंसेप्ट्स की भी बात इसमें आती है। और यदि हम लोग बात करें, यदि सिंकोना को भी यदि हम लोग लें तो वो किसका सिम्टम शो करेगा? मलेरिया का। तो यहाँ पर सिम्टम्स के आधार पर बेसिकली यहाँ पर ट्रीटमेंट, मेडिसिन दी जाती है। तो इस प्रकार से ये था आज का हमारा तमाम डिस्कशन फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड, डी फार्मा फर्स्ट ईयर से रिलेटेड। तो कैसा था आज का मेरा वीडियो जरूर बताएं, और आप हमें अपना कमेंट्स करके अपना रिस्पॉन्स हमें दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।